आज हमारे साथ एक बार फिर देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे निजी मित्र अश्विनी उपाध्याय साहब मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब ने, मैं समझता हूं कि जब पिछली बार हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, कि एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया था। लोगों को यह अंदाजा ही नहीं था कि जिस संविधान के बारे में हम सुबह शाम बात करते हैं, उन संविधान के अंदर क्या-क्या है, कौन-कौन से तरीके से आज भी हम अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हैं, चाहे वो 1860 का मामला हो, 61 का मामला हो, चाहे पेंडेमिक एक्ट हो। तो हम तमाम सारे लोग बड़ी सारी चीजों की बात करते हैं। संचार क्रांति में बहुत-बहुत लोग बहुत-बहुत बड़ा ज्ञान भी देते हैं, लेकिन तथ्यों पे, फैक्ट के साथ, रेफरेंस के साथ जो अश्विनी जी ने पिछली बार दिया, और उसी का वजह है कि आज आपका वीडियो कोई 5-6 लाख से ज्यादा चल गया है। और कहां-कहां से फोन आते हैं कि ये बात तो हमने कभी सुनी नहीं थी। लेकिन आज ये खास मैं समझता हूं कि जो टॉपिक है संविधान का, उसके पॉलिटिकल डायमेंशंस भी हैं, उसका एजेंडा भी है, और किस तरीके से उस पार्टीशन के बाद में जो यहां मुसलमान लीडर रह गए, बल्कि मैं ये मानता हूं कि 1946 का जो चुनाव हुआ, और उस चुनाव में मुस्लिम लीग को बाकायदा 93 में से 429 सीटें मिली थी, और नारा भी ये था कि भाई मर मर के लेंगे पाकिस्तान और जी जी के लेंगे पाकिस्तान, ऐसा कुछ था नारा। तो उस वक्त जो मुस्लिम लीग के बहुत सारे लीडर जो जीते भी, वो पाकिस्तान नहीं गए और वो यहीं रह गए। और बिहार और उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग के वो तमाम लीडर धीरे 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 धीरे, उनको लगा कि मुस्लिम लीग का नाम अगर रहेगा तो हम हिंदुस्तान में थोड़ा टारगेट हो सकते हैं, वो सब कांग्रेस पार्टी में चले गए। और आज बिहार में, यूपी में कहीं मुस्लिम लीग नजर नहीं आती, केरला में नजर आती है। उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा है जिसे धारा 30 कहते हैं, 30 कहते हैं। ये क्या है, इसकी क्यों आई, इसकी वजह क्या थी, इसकी व्याख्या क्या की गई थी, और ये क्या हो गई? अश्विनी जी, मैं भी इसके बारे में बहुत ज्यादा, मुझे मालूमात नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है। लेकिन मैं इसलिए कि बहुत लोगों ने इस पे सवाल करे, मुझे खुशी है कि आप जैसा आदमी इसकी इसकी एक एक बारीकी को जानता है। जब आप इसको बताएंगे तो मैं समझता हूं कि आज वो लंबे समय से ये जो बहस चल रही है कि 30 है, इसमें हिंदुओं को ये परमिशन है और मुसलमानों को ये परमिशन नहीं है, या हिंदुओं को नहीं है, वो तमाम सारी चीजें आज आप साफ कीजिएगा। और दो बात और मैं आपको आज, पता नहीं ये आपके पास नॉलेज में है कि नहीं है, लेकिन जन सामान्य के लिए बताना बहुत जरूरी है। ये पीआईएल मैन तो कहलाते हैं इंडिया में, लेकिन इस देश में बड़े बड़े वकील आपने देखे होंगे। वो चलते हैं, 5 लोग पीछे चलते हैं, तेज तेज चलते हैं, 4-4 कारों से आते हैं। लेकिन एक तथ्य मुझे पता चला, हो सकता है अश्विनी जी को पता हो, लेकिन मैं अपने तमाम उन व्यूअर्स को जो उसको देख रहे हैं, कि हिंदुस्तान का एक चीफ जस्टिस अगर किसी अपनी जो लंच का टाइम हो और अपने और सारे जस्टिस के साथ बैठा हो, और वो एक ऐसी बात कहे एक साधारण से आदमी का, जैसे लास्ट टाइम जब आए थे तो मैंने बताया था, और खुद अश्विनी जी ने बताया कि वो तो भाई मेरे 20 साल पुरानी जो अपनी एक गाड़ी है उसी से चलते हैं और सीएनजी से चलते हैं। ऐसे साधारण आदमी का असाधारण काम के कारण उस लंच मीटिंग में जस्टिस गोगोई, जो अब नहीं है, इस वक्त रिटायर हो गए और वो राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने बातचीत में कहा कि पूरे देश में अगर मैं कोई एक आदमी को ये कहूं कि जो आदमी राष्ट्र हित में, देश हित में कोई पीआईएल करता है, बाकी सारे लोग एजेंडे के लिए करते हैं, तो उस आदमी का नाम है अश्विनी उपाध्याय। और ये बात कई जजों ने बताई, तब जाकर तक ये हमारे तक पहुंची। अश्विनी जी को तो जरूर पता होगी। इस तरीके का कमेंट, इतना ईमानदाराना कमेंट, उसके बावजूद भी वो आदमी आज भी साधारण ही है। और ये साधारण आदमी है, शायद इसीलिए असाधारण काम कर पा रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ी चीजें ये कर रहे हैं जो लोगों को उसका अंदाजा नहीं है। अश्विनी जी, आपकी ताकत इस देश को एक नई राह दिखाएगी, और किस तरीके से इस देश में संविधान धाराओं के पीछे जो बहुत सारा घालमेल है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। और पिछली बार आपने एक बड़ी मजे की बात कही कि जिन सांसदों को कानून बनाना चाहिए, वो चोगा पहन करके कोर्ट में कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त जब आप लाइव हैं, आप सारे पेजेस पे लाइव हैं, और सिर्फ इस चैनल पे नहीं, आपके भी जितने फेसबुक पेज लाइव हैं उन सब पे आप लाइव नजर आ रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि बात हजारों लाखों लोगों तक जाए,
इसका ये महत्व नहीं है कि कौन किस चैनल पे है, कौन किस चैनल पे नहीं है। और मुझे खुशी है कि आपके भी शायद जो फेसबुक के बड़े पेजेस हैं जिसमें 7 लाख 5 लाख लोग आपके फॉलोअर हैं, मैं फॉलोअर कम कहता हूं, फैन ज्यादा कहता हूं, वो सब आपको आज देख पाएंगे। अश्वनी जी, आप अपनी बात वैसे ही रखें जैसे पिछली बार आपने रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आभार कि आज इस राष्ट्र की मुहिम में जो आप लगे हैं उसमें भी मुझे कुछ अपने साथ सहयोग करने का मौका दे रहे हैं। ये हमारे पास संविधान है, ये आपके दर्शकों को भी दिख रहा होगा, आपको भी दिख रहा होगा। इस संविधान को 300 लोगों ने मिलकर बनाया। 300 थे संविधान सभा में, 300 लोग, उसमें से 75 मुसलमान थे, मुस्लिम्स। रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, सैयद इब्राहिम, ऐसे 75 लोग। क्रिश्चियन भी थे, पारसी भी थे, ईसाई भी थे और हिंदू भी थे। सब 300 लोग में सब लोग थे। आप जरा इस आर्टिकल 30 की बात समझते हैं कि आर्टिकल 30 की वास्तव में पहली बात तो भारत में जरूरत है आज की डेट में। दूसरा, आया क्यों था। तीसरा, इसके पीछे मोटिव क्या था। 1947 में यह संविधान के बाद बनना शुरू हुआ, संविधान सभा की बैठक होना शुरू हुई, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान में मारकाट शुरू हो चुकी थी। 46 से मारकाट शुरू हो चुकी थी। तो यहां पे जो संविधान सभा के सदस्य थे, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, सैयद इब्राहिम, ऐसे लोग, इन्होंने ये कहना शुरू किया कि देखो साहब, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। लेकिन पाकिस्तान में जरा देखिए स्थिति क्या हो रही है। भाई सरदार मनमोहन सिंह के पिताजी भाग के आए ना अपनी इज्जत बचा के, अपने बच्चों को लेके, अपना सारा वहां बगीचा, बहुत बड़े अच्छे बड़े परिवार थे मनमोहन सिंह जी के पिताजी, छोड़ के भाग के आना पड़ा। आडवाणी जी के पिताजी अपना सब कुछ छोड़ के केवल अपने बच्चों को लेके आए यहाँ पे। ऐसे असंख्य लोग आए, सब कुछ मकान। इसमें एक नाम और इसलिए बताता हूं कि वो अजीज हैं मेरे, और बड़ा उनका कर्म है। मनोज कुमार 10 साल की उम्र के थे और उस गाड़ी में आए जिसमें लाशें रखी थी। वो आज जीवित हैं, अबटाबाद से आए थे। तो वो भी मैंने, मतलब उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं। जी, मनोज कुमार आए, बहुत सारे और कपूर आए जो बॉलीवुड में हैं, और बॉलीवुड में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से आए हैं। कोई कराची से आया है, कोई काबुल से आया है, बहुत सारे रावलपिंडी से आए, बहुत सारे लोग आए। तो आर्टिकल 30 के बारे में उन्होंने जब संविधान सभा की बैठक होना शुरू हुई, संविधान ऐसे ही बनता था भाई साहब जैसे आज पार्लियामेंट चलती है। अभी पार्लियामेंट में हमारे 788 लोग आते हैं भाई, 545 लोकसभा में बैठते हैं, बाकी 260 राज्यसभा में बैठते हैं, तो कानून बनते हैं। ऐसे वो 300 लोग बैठते थे, यही सेम बिल्डिंग, सेम तरीका। 10 बजे संविधान सभा की बैठक होती थी, 5 बजे तक बैठक चलती थी, प्रस्ताव आते थे, प्रस्ताव पर चर्चा होती थी, कईयों पे वोटिंग होती थी, अमेंडमेंट मूव होता था, और फिर वो जैसे कानून आज की प्रोसेस बनता, ऐसे संविधान हमारा बना। तो उसमें उन्होंने कहना यह शुरू किया कि देखिए, पाकिस्तान में हिंदुओं को मार मार के निकाला जा रहा है, पाकिस्तान में ईसाइयों को मारा जा रहा है, पाकिस्तान से ट्रेनें भर भर के आ रही है डेड बॉडीज के द्वारा। साहब एक काम करो, जब देश ये संविधान लागू हो जाएगा, यहां 90% चूंकि बहुसंख्यक हिंदू हैं, सरकार बनेगी हिंदुओं की, और वो बदले की भावना से, जिस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा गया, क्योंकि भारत में तो किसी मुसलमान को मार के भगाया नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं को मारा गया, बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, आरे से काटा गया, कुल्हाड़ी से काटा गया, मतलब वो सब कुछ किया गया जो सोच के आदमी का दिल थर्राता है, वो सब कुछ किया। तो यहां वालों ने क्या किया, रफी अहमद किदवई, इन लोगों ने लॉबिंग शुरू किया, सबसे संविधान सभा में आपस में चर्चा शुरू किया। देखो साहब, ऐसा ना हो कि जब संविधान लागू हो जाए तो हम यहाँ पे जो माइनॉरिटी है, खासतौर पे मुस्लिम्स, वो अपना जो है नमाज न पढ़ पाए। ऐसा ना हो कि उनको रमजान के महीने में रोजा न रखने दिया जाए, ऐसा ना हो उनको ईद न मनाने दिया जाए, ऐसा ना हो उनको अपनी कुरान न पढ़ने दिया जाए। उन्होंने एक दो क्रिश्चियंस को भी अपने साथ में मिला लिया, भाई चलो तुम भी हमारे साथ पुशअप करो। ऐसा ना हो कि जो क्रिश्चियन है इनको गुड फ्राइडे न मनाने दिया जाए, इनको जो है 25 दिसंबर का अपना जो कार्यक्रम करते हैं वो न करने दिया जाए। ऐसा है कि उन्होंने माहौल क्रिएट किया, और उस समय चूंकि माहौल भयानक था, उस परिस्थितियों में एकदम हिंदू मार मार के एकदम बोरे में भर भर के फेंके जा रहे थे, रेप कर करके फेंके जा रहे थे, इंडिया के अंदर भेजे जा रहे थे।
उस समय नेहरू जी ने उस बात को, मतलब एक तरीके से नेहरू जी ने उसको लीड किया मामले। बाबा साहब अम्बेडकर इसके शुरू से विरोधी। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था, जब हमने संविधान के फंडामेंटल राइट का जो पहला फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14, जब हमने उसमें कह दिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जब भारत में हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई को सबको कानून का बराबर संरक्षण मिलेगा, तो इस आर्टिकल 30 क्या जरूरत है, अलग से माइनॉरिटी के नाम की जरूरत क्या है। जब बाबा साहब का कहना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था, जब आर्टिकल 15 में हम कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई से भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो फिर अलग से माइनॉरिटी डालने की क्या जरूरत है। जब हम आर्टिकल 16 में कह रहे हैं कि यहां हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सबको नौकरियों में बराबर अवसर मिलेगा, फिर आर्टिकल 30 क्या जरूरत है। जब हम आर्टिकल 19 में कहते हैं कि सब लोग जहां चाहे वहां रोजगार करें, जैसा चाहे वैसा रोजगार करें, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको आप फ्रीडम ऑफ बिलीफ है, तो फिर आर्टिकल 30 क्या जरूरत है। जब हम आर्टिकल 25 में कह रहे हैं कि सबको अपना धर्म, अपने मजहब को पालन पोषण करने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, तो फिर आर्टिकल 30 क्या जरूरत है। लेकिन उस समय उन लोगों ने इतना ज्यादा उसको भावुक बनाया माहौल को, देखो साहब फला दिन एक ट्रेन भर के आ गई, वहां से डेड बॉडी आई है, फला दिन इतने ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं साहब, उसको ऐसे बलात्कार के मारा, ये किया वो किया। तो उसको नेहरू जी ने उसको लीड किया, और ये हुआ कि नहीं एक काम करते हैं, आर्टिकल 30 में ये कह देते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं वो, उनको अपना मजहब पालन करने, अपना रीति रिवाज पालन करने, अपने त्योहार को पालन करने, और अपनी किताब को, अपनी मजहबी किताब को पढ़ने का अधिकार होगा, और जरूरत पड़ने को अपना स्कूल भी खोल ले। अब ये स्कूल वाला माहौल कैसे आया, क्योंकि 1947 तक भारत में बहुत ज्यादा गुरुकुल थे, बहुत बड़ी मात्रा में गुरुकुल थे। भारत में स्कूल नहीं थे, गुरुकुल थे। भाई भारत में तो अंग्रेजों के पहले तक केवल और केवल यहाँ पे गुरुकुल थे। अंग्रेज आए तो उन्होंने कुछ कॉन्वेंट स्कूल खोले, तो थोड़े कॉन्वेंट भी हो गए, लेकिन 1947 तक यहाँ पे गुरुकुल और कॉन्वेंट स्कूल का रेशियो भाई साहब 80 और 20 था। 200 साल में बड़ी मेहनत किया अंग्रेजों ने, तब भी उनका जो कॉन्वेंट था वो 20% था, गुरुकुल 80%। तो उन्होंने एक और नया बहाना दिया, बोले साहब जैसे आपने ये हिंदुओं का गुरुकुल चल रहा है, हमको भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार दे दो। तो आर्टिकल 30 में क्या कह दिया कि जो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, जो भाषाई माइनॉरिटी है या जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनको अपना स्कूल चलाने का अधिकार दिया जाता है। इस पे बहुत बड़ा विरोध था, लेकिन अब चूंकि वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद नेहरू जी कितने बहुत इफेक्टिव थे, नेहरू जी मतलब जो कहते थे उसको सब लोग मानते थे, वो मतलब डिमांड कमांडिंग भी थे, और बड़ा इन्फ्लुएंस था उनका। तो उसके चक्कर में फिर बाकी संविधान सभा में तो सरदार पटेल भी थे, उन्होंने भी इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। संविधान सभा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने भी इस पे बोला था इसकी कोई जरूरत नहीं। तो संविधान जब आर्टिकल 30 की बात आई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं, सरदार पटेल ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं, बाबा साहब ने बोला इसकी कोई जरूरत नहीं। संविधान सभा के जो चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अलादी कृष्णा अय्यर, वास्तव में जिन्होंने संविधान बनाया है। इस संविधान को भाई साहब, इनफैक्ट इस संविधान को बनाने वाले दो लोग हैं जिनको बताना जरूरी है, वो हमारे दक्षिण भारत के थे, के एम मुंशी साहब, अलादी कृष्णा अय्यर साहब। बाबा साहब अम्बेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ऐसे 9 अलग अलग कमेटीज बनी थी, एक एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन बाबा साहब थे। बाकी एक कमेटी के चेयरमैन सरदार पटेल थे, एक कमेटी के चेयरमैन नेहरू जी थे, एक कमेटी के चेयरमैन श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। अलग अलग 9 कमेटीज बनाई थी काम का बंटवारा करने के लिए, और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। तो मोटा मोटा जो मेन संविधान बनाने वाले, वास्तव में जो पूरे दुनिया का संविधान स्टडी किया था, वो अलादी कृष्णा अय्यर ने किया था और के एम मुंशी ने किया था। उन्होंने दो लोगों ने पूरे दुनिया का संविधान स्टडी किया, अमेरिका का स्टडी किया, फ्रांस का किया, अलग अपना यूके का किया, सबका करके ये इसमें जोड़ा। तो पहला जो कहा, ये मतलब जो पहला उन्होंने ये कहा था, भाई यहाँ गुरुकुल इतने सारे हैं, हमको मदरसा नहीं चलाने दिया जाएगा, हमको कॉन्वेंट स्कूल नहीं खोलने दिया जाएगा, इसलिए आर्टिकल 30 कहा कि नहीं ठीक है आप भी खोल लेना। लेकिन बात वही, क्या इस देश में अलग से माइनॉरिटी की जरूरत है। देखिए पूरे दुनिया का इतिहास देखिए, जब यूनाइटेड नेशन में यह विषय आया कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को कैसे करें, तो वहां एक बात यह आई कि चूंकि 58 देश लगभग लगभग इस्लामिक कंट्री हो चुके हैं,
तब तब 55 थे, अभी 58 हो गए। तो यूएन में ये कहा गया कि जहां जहां इस्लामिक कंट्री होता है वहां पे सबको बराबर नहीं माना जाता। शरिया से चलने वाले देश में सबको बराबर का दर्जा नहीं मिला हुआ है, चाहे वो अफगानिस्तान, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश या कुवैत, अरब, जो भी देश। तो यूनाइटेड नेशन ने बोला कि नहीं नहीं भाई, वहां पे अगर हम माइनॉरिटीज के लिए अलग से कुछ प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो माइनॉरिटीज को खत्म कर देंगे जो मेजोरिटी होगी। तो एक रेजोल्यूशन आया। तो बेसिकली माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन वहां देने की जरूरत है जहां पे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जहां सबको बराबरी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो माइनॉरिटी का दर्जा तो केवल इस्लामिक कंट्रीज में होना चाहिए, क्योंकि शरिया से चलने वाले देश में मुस्लिम्स को अलग एक दर्जा है, गैर मुस्लिम्स को अलग अलग दर्जा है। पाकिस्तान में चूंकि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को मुसलमानों के बराबर अधिकार नहीं मिला हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री समझ में आती है। अफगानिस्तान में माइनॉरिटीज जो है उनको इस्लाम मुस्लिम्स के बराबर अधिकार नहीं है, मुस्लिम्स के बराबर राइट नहीं है, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए माइनॉरिटी कमीशन की बात समझ में आती है। बांग्लादेश में जहां पे शरिया से चल रहा है, तो जो गैर मुस्लिम उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिला, ना उनके पास समान अवसर उनको मिलता है, ना इक्वलिटी बिफोर लॉ वहां पे है, तो वहां पे माइनॉरिटी कमीशन की जरूरत है। भारत जैसे देश में जहां पे कि आपके पास आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग बराबर, आर्टिकल 15 कहता है जात धर्म भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर दोगे, आर्टिकल 19 कहता है सबको बराबर अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको बराबर रोजगार करने का अधिकार है, अपना ट्रेडिंग करने का अधिकार है, आर्टिकल 21 कहता है सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी, आर्टिकल 25 कहता है सबको अपने मजहब का प्रचार करने का अधिकार है। तो यहाँ आर्टिकल 30 की कोई जरूरत नहीं थी, न जरूरत है। आर्टिकल 30 केवल उस मोमेंट के लिए लाया गया था, केवल और केवल जब उस समय रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, ऐसे लोग ये कह रहे थे कि हमको भी यहां से मार मार के काट काट के निकाल दिया जाएगा, हमारी यहाँ हमारा कोई वजूद नहीं होगा, हमारी कोई औकात नहीं होगी, क्योंकि हम तो 8% है, हमें 8% से 1% कर दिया जाएगा, हमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, हमें अपनी कुरान नहीं पढ़ने दिया जाएगा, हमें अपना स्कूल नहीं खोलने दिया जाएगा। उस समय आर्टिकल 30 आया था। आज की डेट में आर्टिकल 30 कोई जरूरत नहीं है, अगर वास्तव में उस स्पिरिट को जिसलिए बनाया गया था वो, भाई 70 साल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको प्रैक्टिकली देखनी होती है। 70 साल के अंदर हिंदू तो कम हुए, हिंदू तो बढ़े नहीं, मुस्लिम कम नहीं हुए, मुस्लिम तो बढ़े। तो इसका मतलब ना उनके ऊपर कोई शोषण किया गया, ना उनको टॉर्चर किया गया, ना मुस्लिम को धर्मांतरण कराया गया, ना उनके किसी तरीके से उनको जिस तरीके से पाकिस्तान में होता वो कराया गया। इसलिए भारत जैसे देश में, सेकुलर देश में, जहां इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वहां पे माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, मैं क्रिश्चियन कंट्रीज पे आता हूं, जहां जहां क्रिश्चियन जो वहां पे, अब तो चलो काफी क्रिश्चियन कंट्रीज ने भी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, नहीं तो वहां पे भी जो पूरा शासन चलता था वो चर्च चलाता था। तो चर्च चलाता था तो वहां पे भी ईसाई और गैर ईसाइयों में भेदभाव था। तो इसलिए ऐसे कंट्रीज जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जहां पे गैर क्रिश्चियंस को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, वहां पे माइनॉरिटी कमीशन की बात समझ में आती है। भाई ठीक है, माइनॉरिटी को बचा के रखो, नहीं खत्म हो जाएगी। भारत जैसे देश में नहीं, जहां पे 8% समुदाय 1947 का 18% हो गया, तो यहां माइनॉरिटी कमीशन की क्या जरूरत है। और दूसरा, संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में जमीन आसमान का अंतर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट कर दे, एक कानून बना दे। जो संविधान है, इसके लिए तो अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं, जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ऐसे संविधान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान, सम धन विधान बराबर संविधान। अगर संविधान का संधि विच्छेद करिए, इसका मतलब ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो, जो सब पर समान रूप से लागू होता हो, उसको हम कहते हैं संविधान। और वास्तव में आज की डेट में तो बहुविधान चल रहा है। हम 8 अगस्त को, अभी आने वाली 8 अगस्त को, अब से 56-57 दिन के बाद, भाई साहब जैसे आपसे आग्रह किया था, हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे इसी बात के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। हम दिल्ली के जंतर मंतर पे 8 अगस्त को इसीलिए इकट्ठा हो रहे हैं, अंग्रेजी कानून जलाओ और संविधान लागू करो, सबके लिए एक विधान बनाओ।
तो भारत के संविधान में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है, और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई, माइनॉरिटी कमीशन बन गया, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे मकान, माइनॉरिटी के नाम पे दुकान, माइनॉरिटी के नाम पे दुनिया भर की योजना। जबकि हमारा संविधान कहता है मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं चलेगी, जो टैक्स का पैसा है वो मजहब के आधार पे खर्च नहीं होगा, ये संविधान कहता है। आर्टिकल 15 कहता ही है, और आगे भी इसमें लिखा हुआ है कि जो न तो मजहब के आधार पे टैक्स कलेक्शन होगा और न मजहब के आधार पे जो खर्चा होगा। मतलब जरा सोचिए, उस समय दिमाग में इतना डाल दिया कि साहब ऐसा ना हो कि जैसे पहले मुगल जजिया ले रहे थे, यहां मेजोरिटी गवर्नमेंट बन जाए तो हमसे जजिया लेना, हमसे उल्टा टैक्स लेना शुरू कर दे मुस्लिम से, माइनॉरिटी से। क्योंकि यहाँ हिंदू मेजोरिटी होगी, हिंदू 90% है, जो सरकार बनेगी, ऐसा ना हो मजहब के आधार पर टैक्स लगा दे। तो इस संविधान में लिख दिया गया कि नहीं, मजहब के आधार पर किसी से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर मजहब के आधार पर टैक्स नहीं लिया जाएगा तो मजहब के आधार पर खर्च कैसे हो सकता है? बड़ी सीधी सी बात है, बड़ा कॉमन सेंस की बात। लेकिन टैक्स तो मजहब के आधार पे नहीं हो रहा है, लेकिन खर्च मजहब के आधार पे हो रहा है। और इसका नतीजा क्या निकल रहा है कि तमिलनाडु के मैं कुछ जिलों में होके आया, रामेश्वरम गया था, रामेश्वरम से मैं बाई रोड कन्याकुमारी गया, तो करीब 300 किलोमीटर का एरिया था। मैं वहां रुकते रुकते गया, थोड़ा बातचीत करते गया। पता चला कि इस माइनॉरिटी के चक्कर में वहां पे बड़े पैमाने पे धर्मांतरण हो रहा है। कैसे हो रहा है कि वहां पे माइनॉरिटीज को बहुत अच्छी खासी मात्रा में वजीफा दिया जाता है। अब पता चला कि वो मुसलमान है, वो ईसाई है, भले ही वो अमीर है, उसको साल के 10,000 रुपए मिल रहे जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी की क्लासेस में, लेकिन जो गरीब हिंदू है उसको 1 रुपए नहीं मिल रहा है। अब अगल बगल का मकान, दोनों बच्चे एक साथ जाते, एक बच्चे को साल का 10,000 मिल रहा है, दूसरे बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा। जिसको जरूरत नहीं है, वो मुस्लिम है और क्रिश्चियन है, तो उसको 10,000 मिल रहा है। जिसको वास्तव में जरूरत है उसको 1 पैसे नहीं मिल रहा है। तो वो क्या करते हैं बेचारा, मरता क्या न करता, गरीब आदमी क्या न करे। वो हिंदू क्या कर रहा है, अपने रिलीजन वाले कॉलम में जब वो फर्स्ट में सेकंड में एडमिशन कराता है बच्चे का, तो उसमें क्रिश्चियन इस्लाम लिख देता है, नाम वही रखेगा, रंगनाथम, श्यामनाथम, जो भी अपना नाम वही रहेगा, रामनाथम। लेकिन रिलीजन वाले कॉलम में वो क्रिश्चियन या मुस्लिम रख देता है, केवल पैसे के खातिर। अब जब वो लगातार 10 साल 12 साल 12वीं तक बेचारा वजीफे के चक्कर में वो मुस्लिम 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 या क्रिश्चियन 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 उसके दिमाग में बैठ गया, तो फिर क्या है, अब कन्वर्ट कैसे हो, अब कैसे कन्वर्ट हो सकता है? तो एक तरीके से इस खेल में स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन हो रहा है। इस खेल में स्टेट स्पॉन्सर्ड हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। आर्टिकल 30 का आप जरा सोचिए, क्योंकि डिफाइन तो है नहीं कि माइनॉरिटी कौन है, तो हो क्या रहा है, लद्दाख में केवल 1% हिंदू, केवल 1%, उसको माइनॉरिटी नहीं कहते। 46% मुस्लिम है, उसको माइनॉरिटी कहते। 50% बौद्ध है, उसको माइनॉरिटी कहते। मतलब गजब का खेल चल रहा है पूरी दुनिया में भाई साहब, ऐसा कहीं नहीं चल रहा। संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाना तो कोई भारत के नेताओं से सीखे। इसी संविधान की शपथ लेते हैं, इसी संविधान के नाम पे मोटा वेतन भत्ता बंगला गाड़ी लेते हैं, इसी संविधान की आड़ में पूरी जिंदगी पेंशन लेते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे। बाबा साहब अंबेडकर को माला पहनाते हैं, बाबा साहब का अपमान कर रहे। ये संविधान बना कि संविधान कहता क्या है, एक बार पढ़ो तो भाई जरा संविधान में क्या लिखा है। अपनी अपनी सब जो है, कोई अंबेडकरवादी बना है, कोई गांधीवादी बना है, कई सारे तो कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ। संविधान वास्तव में जो सबसे बड़े संविधान के दुश्मन है वही कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ। तो आप चूंकि माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी, मैंने एक आरटीआई फाइल किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैंने पूछा कि माइनॉरिटी किसको कहते हैं और कितने परसेंट वाला माइनॉरिटी है, और माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या। मेरे पास आरटीआई की जवाब आया, माइनॉरिटी की कोई परिभाषा नहीं है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका नहीं, हम कोई गाइडलाइन नहीं है। बस वो एक सा जवाब, हवाबाजी वाला जवाब आ गया, कोई नहीं। मिजोरम में हिंदू केवल 2%, केवल 2%, उनको माइनॉरिटी नहीं कहते। 88% जो क्रिश्चियन है उसको माइनॉरिटी कहते।
लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में हिंदू 2%, वो माइनॉरिटी नहीं है। 97% जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी है। कश्मीर में हिंदू 4%, वो माइनॉरिटी नहीं है। जो नया यूनियन टेरिटरी कश्मीर बना है, मुस्लिम हिंदू मात्र 4%, वो माइनॉरिटी नहीं है। 95% वहां मुस्लिम, वो माइनॉरिटी है। नागालैंड में हिंदू केवल 8%, हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। क्रिश्चियन 88% है, वो माइनॉरिटी बने हुए। मेघालय में हिंदू केवल 11%, वो माइनॉरिटी नहीं है। ईसाई वहां 75%, वो माइनॉरिटी बने हुए। तो ऐसे ही आपका लद्दाख हुआ, मिजोरम हुआ, लक्षद्वीप हुआ, कश्मीर हुआ, नागालैंड हुआ, मेघालय हुआ, अरुणाचल हुआ, मणिपुर हुआ। मतलब इवन पंजाब। जो कम्युनिटी ज्यादा है वो माइनॉरिटी बनी है। 80% वाली आबादी माइनॉरिटी कहला रही है, 2% वाली मेजोरिटी कहला रही है। मतलब गजब का तमाशा खेल रहा है, गजब का तमाशा। और इसीलिए मैं भाई साहब फिर से कह रहा हूं, भारत के संविधान को इसीलिए हमारे बच्चों के सिलेबस में नहीं डाला गया। जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, फ्रांस, चाइना, जर्मन, सिंगापुर, हर देश में फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्राइमरी के सिलेबस में डाला जाता है कि बच्चा समझ ले कि वो उसे क्या क्या करना है, उसके क्या क्या अधिकार है और सरकार को क्या क्या करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो सरकार की ड्यूटी है, हमारे देश में इसीलिए नहीं डाला जाता संविधान में, क्योंकि अगर हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे समझ जाएंगे कि उनके क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी, उनके क्या क्या फंडामेंटल राइट और सरकार की क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना, अगर समझ जाएंगे तो सवाल खड़ा करेंगे। संविधान कहता है संविधान कहता है आप जातियों को समाप्त करोगे, जाति मुक्त समाज की स्थापना करोगे। हमारी सरकारों ने जाति के आधार पे स्कीम बना दिया, जाति के आधार पे कानून बना दिया, जाति के आधार पर आयोग कमीशन बना दिया। सरकार कहता है कि भाषा के आधार पे कोई काम नहीं होगा, सरकार ने भाषा के आधार पर दुनिया भर की स्कीम लॉन्च करी। सरकार कहती है क्षेत्र के आधार पर कोई काम नहीं करोगे, इसलिए आर्टिकल 370 मात्र 10 साल के लिए डाला गया और फिर ये सरकार को निर्देश दिया था 370 हटा लेना। अब 370 तो हट गया, लेकिन 371 चल रहा है। नागालैंड में चल रहा है 371। आपको नागालैंड में जाना है, हमें और आपको नागालैंड में जाना है तो पहले हम गुवाहाटी जाएंगे और जब नागालैंड में एंट्री करेंगे तो हमें आपको वहां पे वीजा लेना पड़ेगा। परमिट सिस्टम चल रहा है। जो स्थिति कश्मीर में आर्टिकल 370 कारण थी, वही स्थिति आपकी 371 के कारण नागालैंड की चल रही है। मैं बहुत जल्दी 371 में चैलेंज करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा, अगला टारगेट मेरा वही है। तो कहने का मतलब, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन माइनॉरिटी कौन है ये नहीं बता रहे। माइनॉरिटी 1% वाला होगा कि 2% वाला होगा, 3%, ये नहीं बता रहे। यह विषय जब यूनाइटेड नेशन में गया तो यूनाइटेड नेशन ने उसकी एक डिफिनेशन बनाई। डिफिनेशन ये है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। मैं भाई साहब रिपीट करता हूं, सब लोग इसको समझ लें। यूनाइटेड नेशन की माइनॉरिटी की डिफिनेशन है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। मतलब ऐसा समुदाय, ऐसा समूह जो सोशली, सामाजिक रूप से बहुत नगण्य हो, उसकी कोई हैसियत ना हो, आर्थिक रूप से उसकी कोई हैसियत ना हो और राजनीतिक उसका कोई वजूद ना हो, कोई राजनीतिक पार्टी उसको पूछती ना हो, और इंफीरियर इन पॉपुलेशन, संख्या में नगण्य हो। नगण्य का मतलब 0.1% हो, 0.2% हो, 0.3% हो, 1% हो, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। 10%, 20%, 50% वाली कम्युनिटी को माइनॉरिटी नहीं कहते। हमारे देश में तो लक्षद्वीप का 95%, जो 97% मुस्लिम है, वो भी माइनॉरिटी बना हुआ। कश्मीर का 95% मुस्लिम भी माइनॉरिटी बना हुआ। नागालैंड का 88% क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी बना हुआ। मतलब गजब का खेल चल रहा है पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी है वो समान शिक्षा की मांग करते हैं। भारत, हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी हिंदू है वो कह रहा है समान शिक्षा लागू करो। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो, समान अधिकार की, हमको भी वही अधिकार दे दो जो सबको मिला हुआ है।
भारत में मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करो। पूरी दुनिया में धर्मांतरण माइनॉरिटी का होता है। पाकिस्तान में जो धर्मांतरण है वहां की माइनॉरिटीज का होता है, इसलिए वो 23% थे, अब 2% से कम हो गए। भारत में धर्मांतरण मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदुओं का होता है। तो मतलब ये पाकिस्तान में हिंदू कहता है हमको बराबर अधिकार दे दो, हमको बराबर अधिकार दे दो। हम भारत में कह रहे हैं माइनॉरिटी डिफाइन कर दो, माइनॉरिटी डिफाइन कर दो, तो माइनॉरिटी को देते हो हमको भी दे दो। ये गजब का खेल चल, और ये तभी ठीक हो सकता है, ये तभी ठीक हो सकता है जब इस देश के सभी जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं, जो लोग देश को चाहते हैं, वो अपने अपने आप को थोड़ा सा तकलीफ दे। वो एसी के कमरे में बैठ के केवल फेसबुक चलाने के और केवल व्हाट्सएप चलाने से ये बात नहीं बनेगी। इस देश में भाई साहब लोकतंत्र नहीं है, इस देश में भीड़ तंत्र है। अगर भीड़ तंत्र नहीं होता तो 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पलटा जाता, पहले संविधान को 100% लागू किया जाता। अगर भीड़ वास्तव में लोकतंत्र होता तो सबसे पहले संविधान को 100% लागू किया जाता, फिर संविधान में संशोधन किया जाता। 25% के आसपास संविधान बचा हुआ है, मूल संविधान 25% बचा हुआ है, और 125 बार संविधान बदल गया। कभी आप फिर से हम लोग अगर कोशिश करेंगे, अगर आपके आदेश होगा, सप्ताह में एक बार हम एक एक आर्टिकल पे बात करेंगे जो संविधान देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी था, जो जिस आर्टिकल को लागू करने से भारत में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद, नक्सलवाद, माओवाद कम होता, जिस आर्टिकल को लागू करने से देश की एकता अखंडता मजबूत होती, वो काम नहीं किए गए, 125 बार बदल दिए। तो इस देश में वास्तव में लोकतंत्र नहीं भीड़ तंत्र है। अगर भीड़ इकट्ठा होगी, आप दिल्ली का बॉर्डर घेर लो, ना आपके खिलाफ एक कार्रवाई होगी, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। लेकिन वास्तव में आप ईमानदार आदमी हो, आप कानून को मानते हो, संविधान को मानते हो, तो रेड लाइट तोड़ोगे तो 5,000 रुपए पेनल्टी आएगी। आप कानून संविधान को मानते हो, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे, आपके ऊपर 5,000 की पेनल्टी आएगी। कानून को मानते हो, हेलमेट नहीं लगाओगे, 200 400 जो भी है पेनल्टी आएगी। लेकिन अगर आप कानून को नहीं मानते हो, भीड़ है, आप सड़क जाम कर लो, आप दिल्ली में आग लगा दो, आप दिल्ली में दंगा कर दो, आप चलती हुई बस को फूंक दो, आप चलती हुई ट्रेन को फूंक दो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारी सरकारों ने तो आज तक ये कानून नहीं बनाया कि वास्तव में जो लोग दंगा करेंगे, जो सरकारी संपत्ति को जलाएंगे, उसकी हम पूरी पूरी कीमत वसूल करेंगे। आज तक कानून ही नहीं बनाया, और यही नतीजा है। नहीं, कभी आपने सुना कि अमेरिका, फ्रांस, चाइना में कोई सरकारी संपत्ति जलाता हो, कोई बस जलाता हो, कोई ट्रेन जलाता हो? ये ट्रेन और बस भारत में क्यों जलती है? ये घुसपैठिए भारत में क्यों आते हैं? चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जापान क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि हमने कानून ही नहीं बनाया। घुसपैठियों की 100% प्रॉपर्टी सीज करके 10 साल 20 साल के लिए जेल में डालने के लिए कानून ही नहीं बनाया, इसलिए यहां चले आ रहे। पूरी दुनिया में माइनॉरिटी 1% वाला माइनॉरिटी है, 2% वाला माइनॉरिटी है, और हमारे यहाँ 90%, 80%, 95% वाला माइनॉरिटी बना हुआ है। और सबसे मुझे तकलीफ इस बात की है भाई साहब, भारत में 788 सांसद हैं, 788। इन एक सांसद के ऊपर अगर आप उसके खाना बनाने वाले का तनख्वाह जोड़ लीजिए, ड्राइवर की तनख्वाह जोड़ लीजिए, उसका सारा फोन का फोन, फ्री की यात्रा, हवाई यात्रा सब जोड़ लीजिए, लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च होता है एक सांसद के ऊपर एक साल में। तो 788 का मतलब 788 करोड़ रुपए जा रहा है। किस लिए जा रहा है? फीता काटने के लिए थोड़ी जा रहा है। अरे अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर क्या करता है? एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता, 2 डॉक्टर मिलते हैं, 2 डॉक्टर से इलाज नहीं होता, 3-4 डॉक्टर मिलते हैं, 10 डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, उस बीमारी की चर्चा करते हैं, उस बीमारी की समस्या के रूट काज पे जाते हैं, उसका समाधान करते हैं। मैं इंजीनियर था पहले, वकालत करने के पहले। हम लोग मशीन में प्रॉब्लम आती थी, हमें समझ में नहीं आती थी, एक इंजीनियर को बुलाते थे, नहीं समझ में आती थी 2 इंजीनियर बुला लेते थे, 3 इंजीनियर। कई बार ऐसा होता था कि कुछ ऐसी मशीन प्रॉब्लम आती थी, 5-5 इंजीनियर पूरी मशीन को घेर के खड़े हो जाते थे। अब खड़े हो जाते थे, उसकी रूट काज एनालिसिस करते थे, ये फॉल्ट क्यों आया, ये प्रॉब्लम क्यों आई,
और मशीन ठीक करते थे। आखिर भारत में इतनी समस्याएं हैं, वो बढ़ क्यों रही है, वो घट क्यों नहीं रही? हमारे कुछ नेताओं ने तो हमारे दलितों को हिंदू ही नहीं बनने दिया, उनको दलित बना के रखा, पासवान को पासवान बना के रखा, हरिजन को हरिजन बना के रखा, जाटों को जाटों बना के रखा। उनके अंदर हिंदू बनने की भावना आने नहीं दिया। कुछ हमारे नेता थे, उन्होंने यादवों को एकदम यादव ही बना दिया, उनको हिंदू ही नहीं बनने दिया। कुछ बाद में आए, उन्होंने पटेल को पटेल बना दिया, कभी एहसास ही नहीं करने दिया नहीं तुम हिंदू हो। और कुछ तो ऐसे आए जिन्होंने मुसलमान को मुसलमान नहीं, भारतीय नहीं बनने दिया, न यादव को हिंदू बनने दिया, न मुसलमान को भारतीय बनने दिया। ये खेल चलता रहा और खेल चल रहा है। इस माइनॉरिटी वाले मैटर को मैं 2017 से लड़ रहा हूं, 4 साल हो गए, और केवल फुटबॉल की तरीके में इधर से उधर घूम रहा हूं। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक काम करो, मैं तो कई बार देखता हूं सुप्रीम कोर्ट में बसता रहता है। मैंने उनको विषय बताया, ये विषय है, 2% वाला मेजोरिटी बना हुआ है, 95% वाला माइनॉरिटी बना हुआ है, आप इस पे कुछ कर दीजिए। बोला नहीं, काम करो, आप माइनॉरिटी कमीशन के पास चले जाओ। माइनॉरिटी कमीशन के पास गए, माइनॉरिटी कमीशन ने कुछ नहीं किया। 2018 में फिर सुप्रीम कोर्ट आया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 3 महीने के अंदर माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी को डिफाइन करे, माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, ये 3 महीने के अंदर डिसाइड करे। फिर कुछ नहीं किया माइनॉरिटी कमीशन ने, ना माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री ने कुछ किया, ना माइनॉरिटी कमीशन ने कुछ किया। अब कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि जिस दिन मेरी पीआईएल सफल हो जाएगी, उस दिन भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। इस देश में सब भारतीय बन जाएंगे, ना कोई माइनॉरिटी ना कोई मेजॉरिटी। फिर 2018 में आया, बोले 3 महीने के अंदर करो, 3 महीने फिर कुछ नहीं किया। फिर मैं आया सुप्रीम कोर्ट, फिर मैंने माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को चैलेंज कर दिया। हमने कहा बहुत हो गया। फिर मैंने जो 1992 में कांग्रेस ने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया था, उसी को चैलेंज किया कि ये इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। सरकार डिवाइड कर रही है मजहब के आधार पे, सरकार मजहब के आधार पे पैसे खर्च कर रही है, इसलिए इस कानून की, ये कानून इलीगल है। अब उस पे मैटर चल रहा है, अभी तक सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार ने ये नहीं बताया है कि वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को खत्म करना चाहती है, उसके समर्थन में है, उसके विरोध में। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ, ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, जाएगा 100%। कांग्रेस ने वैसे तो बहुत सारे पाप किए, लेकिन 2 उनके बड़े खतरनाक पाप है, 2 बड़े खतरनाक पाप। पहला, 1991 में उन्होंने कानून बनाया, पूजा स्थल कानून, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और नोटिस इशू हो चुका है। बाद में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी पिटीशन फाइल किया, उनकी याचिका भी जुड़ गई है। हमारे साथ हरिशंकर जैन जी है, विष्णु जैन जी है, उनकी याचिका भी है। तो अभी 3-4 पिटीशन हो चुकी है। और दूसरा उन्होंने बड़ा पाप किया, 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में उन्होंने ये दूसरा कानून बनाया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, एनसीएम एक्ट कहते हैं उसको मैंने चैलेंज किया। फिर इससे फिर नहीं पेट भरा इसका, कांग्रेस का। 1994 में इसने एक और कानून बना दिया, जिसको कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट। उस कानून के चक्कर में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन नहीं चलता, उस कानून के चक्कर में जामिया में रिजर्वेशन नहीं चलता, एससी एसटी कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो मैंने उस 1994 वाले कानून को भी चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। तो 1992 का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट और 1994 का नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, वो दोनों कानून हमने चैलेंज किया हुआ है। दोनों जो हमारी अलग अलग पिटीशन थी, उसको एक साथ जोड़ दिया गया है। लेकिन दुख तो मुझे इस बात का होता है, इतना बड़ा भारत, टोटल 20 लाख वकील, 20 लाख में से लगभग 17 लाख हिंदू वकील, और आज एक याचिका चल रही है, बस एक याचिका, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दोबारा कोई आया नहीं। इस देश में एनआरसी लागू करने के लिए केवल एक याचिका, ये गलत है। अरे आप जिस लायक हो कुछ तो करो। आप अगर पीआईएल डाल सकते हो पीआईएल डालो, आप वैसे ही प्रचार प्रसार कर सकते हो वैसे प्रचार प्रसार करो। लेकिन जो सही बात है, जो संविधान कह रहा है,
उस विषय को आप कम से कम जनता तक पहुंचाओ तो। और जब तक जन दबाव नहीं बनेगा तब तक चीजें सुधरेगी कैसे? तब तक चीजें कैसे सुधरेगी? भाई हमारे डॉक्टर दुनिया की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी कोरोना की वैक्सीन 7 महीने में बना दी हमारे डॉक्टरों ने। हमारे इंजीनियरों ने, वैज्ञानिकों ने 108 मिसाइल एक साथ छोड़ा, सैटेलाइट एक साथ छोड़ दिया। हमारे वैज्ञानिकों ने अग्नि बना दिया, ब्रह्मोस बना दिया। कैसे बनाया? वो क्या करते हैं, पूरी दुनिया की मिसाइल का अध्ययन करते हैं, फिर एक नई मिसाइल बनाते हैं। डॉक्टरों ने पूरी दुनिया की पूरी वैक्सीन का अध्ययन किया, फिर एक अपनी वैक्सीन बना दिया। हमारे ये जो 788 सांसद बैठे हुए हैं संसद में, ये क्या करते हैं? ये किस देश का कानून पढ़ते हैं? न फ्रांस का पढ़ते हैं, न चाइना का पढ़ते हैं, न अमेरिका का पढ़ते हैं, न जापान का पढ़ते हैं, न जर्मन का पढ़ते हैं। और तो छोड़िए, संविधान को भी नहीं पढ़ते। इस संविधान में क्या क्या लिखा है, क्या क्या होना चाहिए, और हम कहते हैं नहीं भी आता। तो हम आप जैसे लोग इस देश में बहुत सारी चीजें बोल तो रहे हैं ना। आपका वीडियो तो सर्कुलेट हो रहा है, आपको फोन करके पूछ ले कि पुष्पेन जी ये विषय आपने जो बोला था इस पे क्या करना है, आप बताओ जरा क्या होना चाहिए। और हम कहते हैं 788, चलो छोड़ो, 788 में से 500 तो ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, 500 तो ऐसे हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, 500 तो ऐसे हैं जो अपने आप को देश के लिए बड़ा समर्पित कहते हैं, 788 में 500 तो ऐसे हैं जो जय श्री राम बोलते हैं, 788 में 500 तो ऐसे हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, 788 में से 500 तो ऐसे हैं जो राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं, भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। तो घर में बैठे बैठे विश्वगुरु बनेगा क्या? घर में बैठे बैठे राम राज्य आएगा? राम राज्य आएगा जब ये संविधान 100% लागू होगा, जो बचा हुआ 25% वो लागू होगा, तब राम राज्य आएगा। जब बचा हुआ 25% लागू होगा तब भारत विश्वगुरु बनेगा। संविधान के शेड्यूल 7 भाई साहब काम का बंटवारा है। तो शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है। इस संविधान में शेड्यूल 7 में काम का बंटवारा है, उसमें 3 लिस्ट है। एक लिस्ट को कहते हैं यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट को कहते हैं स्टेट लिस्ट, तीसरी लिस्ट को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब, कॉन्करेंट लिस्ट में जितनी चीजें लिखी हुई है उस पर केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। और बाद में फिर ये लिख दिया, इन तीनों लिस्ट में जो कुछ नहीं है उन सब पे केंद्र कानून बना सकता है। भाई उन्होंने दिमाग लगा के लिस्ट बनाई, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ऐसा हो कुछ, भाई कितना हम सोचेंगे, क्या पता 10 साल के बाद 20 साल के बाद कोई नई चीज आ जाए। तो उन्होंने इसमें यह व्यवस्था दे दिया कि लिस्ट 1 में जितनी चीजें हैं केंद्र सरकार कानून बनाएगी, लिस्ट 2 में जितनी चीजें हैं राज्य सरकार कानून बनाएगी, लिस्ट 3 में जितनी चीजें हैं उसमें दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी कानून बना सकता है, केंद्र भी कानून बनाएगा। राज्य बनाएगा केवल राज्य में लागू होगा, केंद्र बना देगा पूरे देश में लागू होगा। और उसमें यह भी लिख दिया कि बाई द वे अगर सेम लिस्ट 3 में जो विषय है उस पर राज्य भी कानून बना दिया और केंद्र भी कानून बना दिया तो राज्य वाला कानून खत्म हो जाएगा, केंद्र का कानून माना जाएगा। और फिर यह भी लिख दिया कि हम तीनों लिस्ट में अगर कुछ छूट गया है वो सब केंद्र सरकार के हिस्से चला गया, ये लिखा हुआ है। तो लिस्ट 3 जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसकी एंट्री नंबर 20 ये लिखा हुआ है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। लेकिन ये हमारे महाराज पढ़े तब तो, ये अगर पढ़े लिस्ट, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट वाले अगर कम से कम यूनियन लिस्ट पढ़ ले, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ ले सांसद, तो उनको ये तो पता चल जाएगा हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। लिस्ट 3 जिसको कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं उसकी एंट्री नंबर 20 ए में साफ साफ लिखा हुआ है, फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। इसका मतलब जनसंख्या नियंत्रण कानून हेमंत शर्मा जी बना सकते हैं, योगी जी भी बना सकते हैं, खट्टर जी भी बना सकते हैं, कैप्टन अमरिंदर भी बना सकते हैं, गहलोत जी भी बना सकते हैं, बघेल साहब छत्तीसगढ़ वाले सब बना सकते हैं। जिस दिन केंद्र का कानून बन जाएगा वो सब पे लागू हो जाएगा। ये बड़ी सीधी सी बात। तो अगर आर्टिकल 30 की बात है जिस विषय पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, जब हमारा आर्टिकल 30 इस केवल एक टेम्परेरी इसमें कहा नहीं गया, लेकिन जो इसकी भावना थी वो उसी उद्देश्य के लिए आया था, तो इसका उद्देश्य पूरा हो गया। मुसलमानों का धर्मांतरण हुआ नहीं, मुसलमानों की जनसंख्या 8% से कम हुई नहीं, वो 8 से 18 हो गई, न क्रिश्चियन की जनसंख्या कम हुई। तो जिस डर की वजह से आर्टिकल 30 आया था कि इनको प्रोटेक्ट कर देना, अब तो डर खत्म हो गया। फिर आर्टिकल 30 रखने की जरूरत क्या? फिर इस आर्टिकल 30 का क्या मतलब?
इसमें 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 देखिए, वो जो शरारत है कि आपने एक बहुत मक्कारी के तहत मर के काट करके हिंदुओं को भेजा जा रहा था पाकिस्तान से, उनके बारे में चिंता नहीं की, लेकिन ये कहा कि यहां ऐसा हो सकता है। तो 47 में उस दिन से तो रह ही रहे थे। अगर काट नहीं होता तो एक दिन में तो कहीं 90% हिंदू नहीं हुए। लेकिन आप ये देखिए कि आप 47 की बात करें अश्विनी भाई, ये बात तो हिंदुस्तान में आज ये मक्कारी की चल रही है। वो कभी आमिर खान को डर लगने लगता है, कभी नसरुद्दीन शाह को डर लगने, ये उस चीज को बनाए रखना चाहते हैं सिर्फ एक एजेंडे के तहत कि देखिए साहब यहां पर जो है वो इंटॉलरेंस हो रही है मुसलमानों के। तो ये एजम्पशन पे उस वक्त किया गया, उस एजम्पशन से आर्टिकल 30 आ गया कि साहब यहां पे ये होगा। वो आज भी जारी है, वो आज भी खत्म नहीं हुई है। वो तमाम जो इनके इंटेलिजेंसिया है वो आज भी उसको बनाए रखना चाहती है, जिससे कि जो उनके नफेरियस डिजाइन है जो इस देश में हो रहे हैं। आज बंगाल में खुलेआम मुसलमान हिंदू को मार रहा है। आज 5 लाख हिंदू कश्मीर से अपनी धरती से मुसलमानों ने मारा, कोई पाकिस्तान से आने वालों ने नहीं मारा। 2,500 वहां मारे गए। आज उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है, संबल है, मेरठ है, ये जगह खाली हो रहे हैं। आज अलीगढ़ से हिंदुस्तान हिंदू छोड़ के जा रहे हैं। आज क्या कहते हैं आपके नू से छोड़ के जा रहे हैं, मल्हार कोट। तो ये जो मक्कारी थी ये उस वक्त के लीडर में भी थी, और आज जो इंटेलिजेंसिया सो कॉल्ड मुसलमानों की है वो आज भी यही काम कर रही है। तो वो ये कानून खत्म ना हो, इसको हटाया ना जाए, उससे पहले माहौल को ऐसा कर दो। आपका क्या कहना है? भाई साहब, मैं तो आपकी तरीके मैं भी कड़वा सच बोलता हूँ। बुरा लगे तो बुरा लगे, लगे बुरा, 17 देश को नहीं लगना चाहिए, राष्ट्र को नहीं लगना चाहिए। जिसको लगना है आज ही लग जाए और वो चला जाए, हमको कोई चिंता सत्रह नहीं है सौ अश्विनी भाई। 1750 में अफगानिस्तान का नाम गंधार था और गंधार हिंदू राष्ट्र था। 1750 में हिंदू वहां राजा थे, हिंदू रीति रिवाज था, हिंदू त्योहार मनाए जाते थे। तो उस समय भी वहां हिंदुओं ने सोचा नहीं होगा यार हमें तो यहां सब कुछ कन्वर्ट होना पड़ेगा। आखिर 1750 में कोई बचा? 1750 में अगर हिंदू राष्ट्र था तो इसका मतलब वहां पे उपाध्याय भी रहे होंगे, कुलश्रेष्ठ भी रहे होंगे, यादव जी भी रहे होंगे, पटेल साहब भी रहे होंगे, पासवान जी भी रहे होंगे, सरोज भी होंगे, गुप्ता जी रहे होंगे, गर्ग साहब रहे होंगे, भार्गव जी भी रहे होंगे, सब रहे होंगे। और बाकी तो छोड़िए, 70 साल के पहले कराची पूरी तरीके से हिंदू मार्केट थी। पेशावर पूरा सिखों का, सिंधुओं का डोमिनेंट प्लेस था जहां पूरा बिजनेस वही करते थे। ये बात हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये जो बचे हुए हिंदू समझ क्यों नहीं रहे? अरे देखते देखते दुर्योधन का ननिहाल गंधार कंधार बन गया। तुम्हें समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे साथ आगे तुम 25 साल बाद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या होने वाला। अगर दुर्योधन का ननिहाल गंधार बन सकता, गंधार कंधार हो सकता है, राजा भरत का ननिहाल कैकेय पेशावर बन सकता है, कुंभकर्ण का कुंभा काबुल बन सकता है, तक्षशिला रावलपिंडी बन सकता है, और तुम बाकी छोड़ दो, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन सकता है। तो पश्चिम बंगाल क्यों नहीं बांग्लादेश बन जाए? आखिर बंगाल की तो पूरी बांग्लादेश तो डिजाइन करके बैठा हुआ है। ग्रेटर बांग्लादेश में बहुत बड़े पैमाने पे काम हो रहा है, इस पे चर्चा हमें करने की जरूरत है। जिस तरीके से पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पूरा गजवा हिंद करने का है, जो यहां अंदर बैठे हुए हैं वो जमीयत फमीयत जो भी है दुनिया भर के, बांग्लादेश के अलग खेल चल रहा है। बांग्लादेश भारत के 7 राज्यों का जो बॉर्डर वाला ये राज्य है उसको मिला के ग्रेटर बांग्लादेश का अपना सपना पाल के बैठा हुआ है। और बांग्लादेश में भी चुनाव होता है तो हिंदू वहां पलायन करता है, और बंगाल में भी चुनाव होता है तब भी हिंदू पलायन करता है। कमाल है। बांग्लादेश में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर, अवध के एरिया में उपाध्याय होते थे। ये फैजाबाद, फैजाबाद तो नहीं, अयोध्या, मतलब फैजाबाद तो बाद में नाम हो गया, अयोध्या, प्रयाग, कानपुर, इस वाले एरिया में उपाध्याय होते थे। तो राजा स्कंद गुप्त थे उस समय, उन्होंने बोला हमको 1000 उपाध्याय दे दीजिए, क्योंकि उपाध्याय का मतलब पूजा पाठ करने वाला, मंदिरों में पूजा कराने वाला और गुरुकुल गुरुकुल चलाने वाला, ये होता था उपाध्याय। उन्होंने क्या किया कि 2000 उपाध्याय को बंद गांव में बसाया, तो वो उनको कहा बंदोपाध्याय। 2000, हाँ 10, और उसके बाद उन्होंने एक उपाध्यायों की टुकड़ी को चटगांव में बसाया, जो चटगांव बांग्लादेश में, उसको कहा उन्होंने चट्टोपाध्याय। फिर कुछ उपाध्याय को गंगा सागर में बसाया पूजा पाठ करने के लिए, वो बन गए गंगोपाध्याय।
ओ वाह। तो उपाध्याय से बंदोपाध्याय, बंदोपाध्याय से बनर्जी, उपाध्याय से चट्टोपाध्याय, चट्टोपाध्याय से चटर्जी, उपाध्याय से गंगोपाध्याय, गंगोपाध्याय से गांगुली। क्या वो अंग्रेज, पहले तो वो बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, गंगोपाध्याय, मुखोपाध्याय चल रहा था। बाद में अंग्रेज आए, अंग्रेजों को शॉर्ट करने की आदत थी, नाम को मतलब शॉर्ट करते थे, तो उन्होंने बंदोपाध्याय को बनर्जी कर लिया, चट्टोपाध्याय को चटर्जी कर लिया, मुखोपाध्याय को मुखर्जी कर लिया, गंगोपाध्याय को गांगुली कर लिया। इस तरीके से सारे उपाध्याय, गोत्र हम सबका एक ही होता है। मैं अपने बंगाल में बैठे बनर्जी, चटर्जी, मुखर्जी और गांगुली से कहना चाहता हूं कि ये पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश बन गया, वहां पे भी बंदोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, मुखोपाध्याय, गंगोपाध्याय थे, कोई नाम लेवा नहीं बचा। तुम किस सपने में जी रहे हो? अगर पूर्वी बंगाल का गंगोपाध्याय, बंदोपाध्याय, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय खत्म हो सकता है, तो पश्चिम बंगाल कैसे नहीं खत्म हो जाएगा? ये मुझे समझ में नहीं आ रही, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे? देखते देखते, आखिर देखते देखते पूरी बंगाल बांग्लादेश बना ना। हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी के, हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने देखा, हमने नहीं देखा लेकिन हमारे पिताजी ने देखा कि पाकिस्तान बना। और सबसे बड़ी बात ये, अगर सब कुछ सही रहता तो मनमोहन सिंह के परिवार को, कपूर खानदान को, आडवाणी जी के परिवार को अपना दुकान, अपना मकान, अपना पूरा व्यापार छोड़ के भागना क्यों पड़ता भाई? क्यों भागना पड़ता? और एक बात मैं आप जरूर कहना चाहूंगा, क्या कारण था कि गोरी ने 17 बार हमला किया? और क्या कारण था कि पृथ्वीराज ने 17 बार उसको माफी दी? ये हमें समझना पड़ेगा। हम जब इस मानसिकता को समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा आगे हमें क्या करना। गोरी ने 17 बार हमला किया था राज्य पाने के लिए नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, गोरी, गजनी, जितने भी तुगलक, कोई भी सत्ता की खातिर हमला करके आगे नहीं बढ़ा। सत्ता उनके लिए जरिया थी, अंतिम उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार। और भारत के हिंदू राजा, बस एक दो नाम है मैं जिनको जानता हूं जिन्होंने वास्तव में सनातन के लिए लड़ा, नहीं तो सारे के सारे राजा केवल सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अगर पृथ्वीराज चौहान सनातन की रक्षा के लिए लड़ते तो पहली बार में उसको खत्म कर देते। और गोरी अगर सत्ता के लिए लड़ता तो जो पहली बार हार गया वो कहीं और चला जाता, कहीं और हमला करता। 17 बार हमला नहीं करता हो, 17 बार हमला किया कि उसको गजवा हिंद करना था। तो हमारे राजा भी सत्ताजीवी थे, इसलिए हम पूरी दुनिया से गायब हो गए। और बाद में आजादी के बाद हमारे नेता वोट जीवी हो गए, इसलिए हम भारत के 9 राज्यों में माइनॉरिटी हो गए और माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलना। बड़ी तकलीफ की बात तो ये, ना माइनॉरिटी को खत्म किया जा रहा है, ना माइनॉरिटी का दर्जा मिल रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, या तो आप माइनॉरिटी को परिभाषित करिए और नहीं तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री खत्म करिए। दो पैमाना नहीं चलेगा कि 1% वाला माइनॉरिटी नहीं कहलाएगा, 95% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, यह पैमाना नहीं चलेगा। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म होना चाहिए। अगर इस देश को हम बचाना चाहते हैं तो हमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी खत्म करना पड़ेगा। भाई 1993 के पहले माइनॉरिटी कमीशन तो नहीं था यहाँ पे। जब कांग्रेस ने 1992 में कानून बनाया, उसके पहले तो कानून नहीं था। तो क्या इस देश में मुसलमानों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, मुसलमानों का कल्याण नहीं हो रहा था? जो पहली बार पूरी भारत में माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनी 2006 में बनी, कांग्रेस ने बनाया। के रहमान खान भारत के पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने। तो क्या उसके पहले मुसलमानों का कल्याण नहीं हो रहा था? 2006 के पहले क्या मुसलमान बिल्कुल नंगे भूखे थे और बिल्कुल ठीक हो गए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनते? ये हमारे देश के लोग क्यों नहीं समझ रहे? नेताओं के खेल को क्यों नहीं समझ रहे? संविधान में जो बातें लिखी हैं ठीक उसका उल्टा हो रहा है। संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो, जाति के आधार पर दुनिया भर की स्कीम बना दी। संविधान कहता है भाषावाद खत्म करो, भाषा के आधार पर दुनिया भर की स्कीम। संविधान कहता है क्षेत्रवाद खत्म करो, दुनिया भर की आज भी चल रहा है। संविधान कहता है सांप्रदायिकता नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, मजहब के आधार पर भी वजीफा, मजहब के आधार पर ट्रेनिंग, मजहब के आधार पर नौकरी, मजहब के आधार पर स्कूल, और छोड़ो मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी चल रही है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी।
तो ये जो खेल चल रहा है, इन्हीं अलीगढ़ सब यूनिवर्सिटी बातों। के तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के तो 5 नए सेंटर बनाए जा रहे हैं, मल्लापुरम में बनाया जा रहा है, बिहार में वहां बनाया जा रहा है जहां 90, तो ये तो उसको और एक्सपेंड कर रहे हैं हम, और मजबूत कर रहे हैं उस थॉट को जो भारत को तोड़ने, इस राष्ट्र को समाप्त करने की मंशा या इस पे एक खास किस्म का एजेंडा लागू करने वालों को तो आज भी बढ़ावा मिल ही रहा है। भाई साहब, पृथ्वीराज चौहान 17 बार में विश्वास नहीं जीत पाए। हम किस गलतफहमी में हैं? 17 बार माफ किया था ना, लेकिन जैसे उसको मौका मिला उसने घोप दिया। हम किस गलतफहमी में हैं? इस देश को बचाना है तो आपको समान शिक्षा लागू करनी पड़ेगी। ये मदरसे जिहाद के अड्डे हैं, जिहाद की जड़ें। अभी बिहार में मिला मदरसे में बम विस्फोट हुआ है। जब संविधान कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, आज लंबा हो जाएगा भाई साहब, लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि 5 ऐसे विषय हैं जिसपे मैं, जो संविधान की हमारे आत्मा है, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता हमारे संविधान की आत्मा है। घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण का प्रावधान हमारे संविधान में है। मैं संविधान के साथ आपको दिखाऊंगा, और संविधान में नहीं होता तो मेरी पीआईएल कैसे एक्सेप्ट हो जाती है? तो बड़ी बेसिक सी बात। सही बात, सही जनसंख्या बात। नियंत्रण में मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट इसलिए हुई, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भैया इस पे हम क्या करें, कानून बनाना हमारा काम थोड़ी है। मैंने कहा 70 साल बीत गए, 125 बार संविधान बदल दिया, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया, और जो संविधान की व्यवस्था इसको लागू नहीं कर रहे हैं, अगर आप भी नहीं कहोगे तो कभी नहीं लागू करेंगे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया, और उसके बाद जवाब क्या आया? जवाब आया जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं। अरे भैया, अगर बहलाने से, फुसलाने से, कहने से जनसंख्या नियंत्रण हो जाता, फिर तो कहने से आपका नहीं नहीं, कहने से तो फिर तो आपको लोग ट्रैफिक रूल भी फॉलो कर लेते। बिल्कुल अगर बिल्कुल आपको बिल्कुल। लोगों को काउंसलिंग करने से ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करते, कहने से आपको लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते, केवल कहने से आप लोग हेलमेट नहीं पहनते, आपको लगेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून कर लेंगे? समझ में नहीं आ कौन सी गलतफहमी में जी रहे। इस देश में तो आपको चाइना का मॉडल बनाना पड़ेगा। चाइना ने बहुत कुछ सीखा है, और हमें 2 देशों से बहुत सीखने की जरूरत है, चाइना से और इसराइल से। हालांकि फ्रांस बड़ा लिबरल था, लेकिन वो भी ठिकाने आ गया है। जब उसके यहाँ, अब जब फ्रांस के पड़ी है तब जाके समझ में आया कि अब उसको अब अक्ल ठिकाने आई है, अब फ्रांस भी ठीक हो रहा है धीरे लेकिन लेकिन हमें कितनी भाई समय चाहिए? 1000 साल हो गए, रोज देख रहे हैं, तब भी क्या ये मतलब, मैं समझता हूं कि नेताओं ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, और चंद नेताओं ने पट्टी बांध दी है तो पूरे राष्ट्र को दांव पे लग जाता है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्र में जो करोड़ों लोग हैं वो सड़क पे कब निकलेंगे भाई? वो निकले ना, सरकार के भरोसे सब कुछ छोड़ करके हम भी बैठे हुए कि अगर सरकार कानून नहीं भी बनाती, और अश्विनी भाई इस देश में कानून तो बहुत से हैं लेकिन उसका कहां पालन होता है? जो कानून बने उनका कहां पालन हो रहा है? तो जब तक मैं समझता हूं कि सड़कों पे जो बात आप बार बार कह रहे हैं, जो 8 अगस्त की आपकी कॉल है, मैं चाहता हूं कि उसमें ज्यादा लोग आए, लेकिन आम आदमी को, आम नागरिक जब तक सड़क पे नहीं निकलेगा, नेता तो इन चीजों को बनाए से रखना चाहते हैं कि वो वोट बैंक का एक एजेंडा है। वोट बैंक, अब आप मुझे बताइए कि आप मंदिरों से पैसा ले लेते हैं, वहां भी पैसा, तो मतलब आपने, और यहां दिल्ली में वो बैठा हुआ जो है, यहां एक 2 कौड़ी के मुसलमान जो खड़े होकर नमाज पढ़ता है, उसे 18,000 रुपए दिए जा रहे हैं। यार मैं कमाल यही है तो इस कह देश रहा हूं, में। संविधान की शपथ लेके संविधान की धज्जियां उड़ाना तो कोई भारत के नेताओं से सीख। अरे भैया, संविधान का मतलब एक समान विधान। विधान का मतलब अगर आपने तय कर लिया कि आपको पुजारियों को देना है तो ठीक है, फिर आप पुजारियों को भी दो, फिर पादरियों को भी दो, फिर मौलानाओं को भी दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने तय कर लिया कि आपको जो चढ़ावा उसको लेना है, तो मंदिर से भी ले लीजिए, मस्जिद से भी ले लीजिए, दरगाह से भी ले लीजिए, और चर्च से भी ले लीजिए, फिर तो समझ में आता है। ये हिंदू ही दुधारी गाय है। हिंदू हाँ टैक्स हाँ। देगा, हिंदू शराब हम्म। पिए, हिंदू टैक्स दे, हिंदुओं से मंदिर में पैसा ले लो, हिंदुओं की जमीन ले लो, हिंदुओं को शराब पिला पिला के उसको बीमार भी कर दो। भाई इस भारत में शराब कौन पी रहा है? जो समुदाय सबसे ज्यादा टैक्स को यूज कर रहा है, फ्री का सिलेंडर, फ्री की चीजें ले रहा है, वो तो शराब पीता नहीं। शराब पीने वाला कौन है? तो बर्बाद हो रहा है हिंदू शराब पी के। हिंदू की पूरी कौम बर्बाद हो रही है। और शराब, बड़ी सीधी सी बात है, शाम को जब संध्या वंदन करने का टाइम होता है,
जब हिंदू का लड़का शराब पी लेगा, संध्या वंदन कहाँ करे? सुबह योग प्राणायाम करने का टाइम होता है, जाप करने का टाइम होता है, जब उसने शाम को शराब पी लिया तो सुबह नहीं। तो एक बड़े, मैं तो एक दो तीन एंगल आपको बताऊं। ये आर्टिकल 47 जो संविधान में आया था, महावीर त्यागी थे और दो तीन और लोग थे, बड़े राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने संविधान सभा में बोला था ये कि शराबबंदी, नशाबंदी, आर्टिकल 47 जो कहता है, वो उसके पीछे पूरी बैकग्राउंड उन्होंने दिया, क्यों जरूरी है, हमारे देश का युवा बर्बाद ना हो, हमारा जो देश का युवा सनातन छोड़ के विधर्मी ना हो जाए, इसलिए नशाबंदी शराबबंदी जरूरी है, इसलिए आर्टिकल 47 डाला गया। लेकिन आर्टिकल 47 चर्चा नहीं होती। हमारे देश में मंडल कमीशन की चर्चा होगी जिसने समाज को बांटा, हमारे देश में सच्चर कमेटी की चर्चा होगी जिसने समाज में जहर घोला, लेकिन वेंकट चलैया कमीशन की चर्चा नहीं होगी जिसने 250 सुझाव दिए, और एक से बढ़कर एक से यूनिक सुझाव, एक से बढ़कर एक यूनिक सुझाव। इस देश में अगर वेंकट चलैया कमीशन के 250 सुझाव लागू हो जाए तो इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट पर रखी गई, पार्लियामेंट के टेबल की गई, सच्चर कमेटी को पार्लियामेंट पर टेबल किया गया, लेकिन वेंकट चलैया कमीशन को टेबल नहीं किया गया। तो भाई साहब कहते नहीं किससे रोए, अरे 788 में से वो 288 नहीं करते तो नहीं करते। हमें तकलीफ तो उन 500 से है जो जय श्री राम बोलते, भारत माता की जय बोलते। जी जी जी, वो बस भारत माता की जय और जय श्री राम से ही समझ चाहते हैं कि बस उससे ही राष्ट्र चलता रहे, उससे आगे वो भी नहीं करना चाहते। कह तो रहा हूं भाई साहब, इस देश में केवल संविधान 100% लागू हो जाए, और जब आप संविधान को लागू करोगे कौन माई का हाल रोकेगा? कौन रोकेगा? आपके पास बढ़िया ग्राउंड है संविधान लागू करने का, न सुप्रीम कोर्ट रोकेगी आपको, न कोई पॉलिटिकल पार्टी रोकेगी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रोकेगी, आप सीधे बोलो भैया संविधान विरोधी है, ये तो बाबा साहब का अपमान कर रहा है, आप लागू तो करो, समझो तो इस संविधान में क्या क्या बचा हुआ है। आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए, आर्टिकल 16 कहता है समान शिक्षा लागू होनी चाहिए, आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, आर्टिकल 25 का जो सब क्लास है वो कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून होना चाहिए। संविधान हमारा कह रहा है घुसपैठ नियंत्रण कानून होना चाहिए। संविधान हमारा आर्टिकल 351 कह रहा है कि इस देश के सभी लोगों को हिंदी और संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए। आप कानून बनाओ, संस्कृत को मैंडेटरी करो, संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय भाषा घोषित करने का सबसे पहला जो प्रपोजल रखा था वो बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदी को नहीं, संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि हिंदी को लेकर कहीं विरोध नहीं, केवल तमिलनाडु में विरोध है, लेकिन संस्कृत को लेकर कहीं विरोध नहीं, तमिलियंस को संस्कृत से विरोध नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने बोला काम करो, संस्कृत राष्ट्रभाषा बना देते हैं, संस्कृत को मैंडेटरी कर देंगे स्कूलों में, तो जब बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे हिंदी तो अपने आप पढ़ लेंगे। गांधी जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते, आप गांधी जी को माला पहनाते हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, आप बाबा साहब को माला पहनाते हो, संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं बनाते हो। बाबा साहब सबसे पहले जब यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट बनना हुआ 1905, तो सबसे पहले बाबा साहब ने विरोध किया। बाबा साहब ने बोला जब हमने संविधान में आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड रखा हुआ है तो हिंदू के लिए अलग से कानून क्यों बनना चाहिए? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, देखते कौन विरोध करता, कौन विरोध करता इस देश। और ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस की बात कर रहे हैं, चीजें हमारे संविधान में है, चीजें चाइना में, फ्रांस में, यूके में चल रही हैं, अच्छी तरीके चल रही हैं, कोई विरोध करने वाला भी नहीं है, फिर भी पता नहीं करने से क्यों डर रहे हैं। समझ में हम तो मैं समझता हूं कि दिस इज द राइट टाइम, यू हैव मेजॉरिटी इन बोथ द हाउसेज एंड यू हैव ए विल, यू वांट टू डू दैट, एंड आप अपने मैनिफेस्टो में से लिखते रहे, तो आपने शोभा बढ़ाने के लिए लिखा हुआ है कि हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, लेकिन अब फिर वही मैं कह रहा हूं, आप सत्ता में हैं, आप पे मेजॉरिटी है, ब्रूट मेजॉरिटी है, दूसरी बार मेजॉरिटी है, तो अब देश के सामने आपके पास कोई रास्ता नहीं है भागने का कि हमने ये नहीं था और वो नहीं था, 20 राज्यों में आपकी सरकार है। अगर ये भी सरकार नहीं करती तो फिर इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ ढकोसला है, मैनिफेस्टो में बड़ी बड़ी बातें करिए और जब आप सत्ता से बाहर हो तो कुछ और कहिए, सत्ता में आए तो कुछ और कहिए, मुझे ऐसा लगता है। भाई साहब आर्टिकल 14 कहता है रूल ऑफ लॉ। ऐसा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बताऊं कि संविधान में सारी बातें लिखी नहीं है, लेकिन संविधान में यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इस संविधान का इंटरप्रेटर है। मतलब संविधान में जो बातें नहीं लिखी हैं
उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका वो गार्जियन है संविधान का, अब प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस रिफॉर्म आर्टिकल 14 का हिस्सा है। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, रूल ऑफ लॉ हमारा फंडामेंटल राइट है, भारत चूंकि रूल ऑफ लॉ से चलता है, इसलिए उन्होंने कह दिया पुलिस रिफॉर्म आर्टिकल 14 के अंतर्गत आएगा। कोई पुलिस रिफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं। वही मैकाले वाला 1861 का कानून लेकर ढोरे। अब तो वो मैकाले वाला कानून यूके में भी नहीं चलता, यूके में नहीं चलता, ब्रिटेन में भी 1861 वाला कानून नहीं चलता जो हम लेके चल रहे। मैकाले की आईपीसी 1860 वाली अब यूके में भी नहीं चलती, ब्रिटेन में नहीं चलती, हम लेके चल रहे। अगर हमने पुलिस रिफॉर्म किया होता, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, ये छोटे छोटे जो है टुच्चे जो सांसद विधायक बने, संसद विधायक नहीं बनते। जो छोटे टुच्चे टाइप के लोग सफेद पोस्ट घूम रहे हैं, ये घूमते नहीं। हमने पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता तो आज सोनिया गांधी जेल में होती। हमने पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता तो राहुल गांधी जेल में होते, वाड्रा जेल में होता, प्रियंका जेल में होती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जेल में होती। हमने पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता तो ये गमले में गोभी पैदा करने वाले चिदम्बरम जेल में होते। पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म किया होता, वोहरा कमेटी, इतना बड़ा नेक्सस, वोहरा कमेटी बनी, वोहरा कमेटी में नाम तक आ गए, नाम तक आ गया। और वोहरा दाऊद के गुर्गे इस देश में चीफ मिनिस्टर बन गए। हमने वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को टेबल नहीं किया। चलो कांग्रेस ने वोहरा कमेटी की रिपोर्ट पर टेबल नहीं किया, आज की डेट में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट टेबल करने में क्या दिक्कत? वेंकट चलैया कमीशन तो कांग्रेस ने नहीं बनाया था ना, वेंकट चलैया कमीशन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बनाए गए कमीशन को पार्लियामेंट में टेबल करने से किसने रोका है? समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बना के पार्लियामेंट में टेबल करने से कौन रोक रहा है? जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट बना के पार्लियामेंट में टेबल करने से कौन रोक रहा है? जो लॉ कमीशन की सिफारिशें हैं उनको अगर पार्लियामेंट में टेबल करने से कौन रोक रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहां रहे हैं। और हमें तकलीफ तो उन 500 लोगों से है, उन 500 सांसदों से है लोकसभा और राज्यसभा के, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, कई बार गमछा भी भगवा कलर का पहन लेते हैं, कई बार भगवा कलर का कुर्ता भी पहन लेते हैं, अपने आप को जय श्री राम, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन न कभी वो पुलिस रिफॉर्म की बात करते, न कभी इलेक्शन रिफॉर्म की बात करते, न कभी जुडिशियल रिफॉर्म की बात करते, न कभी समान शिक्षा की बात करते, न कभी समान नागरिक संहिता की बात करते, न कभी घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाने की बात करते, न धर्मांतर नियंत्रण कानून बनाने की बात करते, न जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात करते। वो फीता काटते रहो, बतौलेबाजी करते रहो, बतौलेबाजी करते रहो। बतौलेबाजी करने से बड़ी सीधी सी बात है, हम हिंदू धर्म के लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते, पुनर्जन्म में विश्वास करते। आखिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत में जन्म लेना छोड़ दिया क्या? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में जन्म लेना छोड़ दिया? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत में जन्म लेना छोड़ दिया? क्या लोहिया जी ने जन्म लेना छोड़ दिया? यदि नहीं तो आज की डेट में हमारे पास लोहिया, पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल, ऐसे लोग संसद में क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि हमने वो अंग्रेजों की घटिया व्यवस्था को बरकरार रखा हुआ, इसलिए हमारे संसद में न लोहिया पहुंच पा रहे, न श्यामा प्रसाद पहुंच पा रहे, न दीनदयाल जी पहुंच पा रहे, न बाबा साहब अंबेडकर पहुंच पा रहे। नहीं तो आप ढूंढिए भाई साहब, आप तो इतना बड़ा बड़ा काम है, आप ढूंढिए, आपको भारत में कम से कम हर राज्य में आपको एक दीनदयाल मिल जाएंगे, एक श्यामा प्रसाद मिल जाएंगे, एक सरदार पटेल मिल जाएंगे, एक आपको बाबा साहब अंबेडकर मिल जाएंगे, एक लोहिया मिल जाएंगे। राष्ट्रवादियों की कमी थोड़ी है, ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। आपको शास्त्री मिलेंगे, आज भी मिलेंगे शास्त्री, बस केवल इतना है कि वो पार्लियामेंट पहुंच नहीं पा रहे। और मुझे तो कई बार ताजुब होता है, हमारे कुछ कांग्रेस के लोग हैं, कभी कभी सुप्रीम कोर्ट मिलते हैं तो मजाक भी बुलाते, बोले तुम्हारी वाली टीम तो यार दिन भर केवल एक्सपोज करती रहती है, क्या हुआ आज? एक्सपोज ही करते रहोगे, कुछ और भी करोगे? पूछते, हमको ताना मारते। अरे असली गांधी की पोती ने 3 करोड़ का घोटाला किया तो 7 साल की सजा हो गई। असली गांधी की पोती ने अफ्रीका में 3 करोड़ रुपए का घोटाला किया तो 7 साल की सजा हुई और 3 करोड़ जब्त हो गया। नकली गांधी यहां कम से कम 50,000 करोड़
करोड़ की प्रॉपर्टी लेके बैठा है पूरे भारत में, और बाहर वो गोल्फ खेल रहा है, एसपीजी सुरक्षा में चल रहा है, जेट जेट कटे की सुरक्षा में घूम रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नंगे आदमी को और एक्सपोज कर, अरे उसके पास एक्सपोज करने के लिए बचा के सब जानते हैं वो परिवार देशद्रोही है, वो परिवार जो है भ्रष्ट है, वो परिवार देश के बारे में अच्छा नहीं सोचता। हमने क्या किया? हम केवल पूछताछ करते रहेंगे, नोटिस भेजते रहेंगे, साल में एक बार नोटिस भेज देंगे, नोटिस चली जाएगी, पेपर में छप जाएगा, फिर अगली बार इलेक्शन में फिर कहेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, अगर गांधी परिवार भ्रष्ट है तो बाहर क्यों? अब बाहर है तो फिर भ्रष्ट कैसे? अगर आप कहते हो अब्दुल्ला परिवार के पास करोड़ों रुपए हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला बाहर क्यों है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाहर क्यों है? ये 2G घोटाला करने वाले बाहर क्यों है? कॉमनवेल्थ घोटाला करने वाले बाहर क्यों है? कोयला घोटाला करने वाले बाहर क्यों है? अगस्ता वाले बाहर क्यों है? ये मोइन कुरैशी बाहर क्यों है? ये हसन अली बाहर क्यों है? हम सत्ता में हैं। सत्ता का काम विपक्ष की पोल खोलना नहीं होता। सत्ता का काम ऐसी व्यवस्था बनाना होता है, ईमानदार सीना ठोक के जिए और भ्रष्टाचारी बाहर मुंह दिखाने लायक न बचे। सत्ता का मतलब ऐसी व्यवस्था कायम करना कि जितने गलत तरीके के लोग हैं, चाहे वो नक्सली हो, चाहे माओवादी हो, चाहे वो कट्टरपंथी हो, जो भी है, वो बाहर नजर नहीं आने चाहिए, वो तिहाड़ के अंदर होने चाहिए। ये व्यवस्था होती है और 1 साल के अंदर व्यवस्था बन सकती है, मात्र 1 साल के अंदर। मात्र 1 साल के अंदर ऐसी व्यवस्था बन सकती है, इस देश से सारे सेकुलर लिबरल देश छोड़ के भाग जाए। 1 साल के ऐसी अंदर व्यवस्था हो सकती है कि जो 5-5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये फटाफट ठीक होने लग जाए। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जुडिशियल रिफॉर्म से आम आदमी के मुकदमे जल्दी निपटेंगे, इन लुटेरों के मुकदमे जल्दी निपटेंगे। ये लुटेरे पकड़े जाएंगे। काला धन, बेनामी संपत्ति, असरिक संपत्ति 100% जब्त करने और आजीवन कारावास देने का कानून इसलिए नहीं बन रहा है कि जब यादव सिंह को आजीवन कारावास होगा तो अब्दुल्ला को भी आजीवन कारावास होगा। यादव सिंह को आजीवन कारावास होगा तो जो शारदा घोटाला, शारदा बंगाल में किया, सबको घोटाला हो। तो नूरा कुश्ती करने से, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल खेलने से व्यवस्था नहीं बदलती। व्यवस्था परिवर्तन के लिए आपको जमीन पे करना पड़ता है, कंक्रीट चीजें करनी पड़ती है। और एक बात मैं बता दूं भाई साहब, समीक्षा तो सबकी हो रही है। समीक्षा तो भीष्म पितामह की हो रही है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उन्होंने विद्रोह क्यों नहीं किया। समीक्षा द्रोणाचार्य की हो रही है कि चीरहरण होता रहा तो उन्होंने धनुष बाण क्यों नहीं उठा लिया अपना। समीक्षा कुलगुरु कृपाचार्य की हो रही है कि चीरहरण होता रहा तो उन्होंने विद्रोह करके राजमहल क्यों नहीं छोड़ा। समीक्षा कर्ण की हो रही है, जो इतना बड़ा दानवीर है, कि उसने अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को ठीक बात क्यों नहीं समझाई, और नहीं मानता तो विद्रोह क्यों नहीं किया। समीक्षा सबकी होती है, सबकी होगी। गांधी की समीक्षा हो रही है, नेहरू की समीक्षा हो रही है, नेताजी की भी समीक्षा हो रही है। जिस नेताजी को गायब करने की कोशिश की है, नेताजी आगे बाहर आ गए। जिस पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, आज पटेल आगे आ गए। समीक्षा सबकी होगी। और हमारी जो पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां है तो बड़ी, ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। ये हमारे आपके कहने पे नहीं मानेगी, अपने पैरामीटर पे तौलेगी किसने क्या किया। 10 साल के बाद ये पूछा जाएगा कि कौन सा रिफॉर्म किया। पुलिस रिफॉर्म किया, जुडिशियल रिफॉर्म किया, इलेक्शन रिफॉर्म किया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया, सिटीजन चार्टर लागू किया, जुडिशियल चार्टर लागू किया, कितने नेताओं के 100% प्रॉपर्टी जब्त किया, कितने नेताओं को आजीवन कारावास दिया, कानून कौन से बदले, क्या नहीं बदला, कहां पहुंचाया भारत को। हम कहते हैं भारत में रूल ऑफ लॉ है, कानून से चलता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में आज तक हम टॉप 15 कभी आ ही नहीं पाए। हम कहते हैं भारत ईमानदार है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आज तक कभी हम टॉप 50 में नहीं आ पाए। इस साल भी हम 86वें स्थान पे है। तो ये बातें, मैंने कहा ना, समीक्षा सबकी होती है, इतिहास सबकी समीक्षा करता है। हमारे बाबा के लिए नेहरू जी सबसे बड़े राष्ट्रवादी थे, हमारे पिताजी के लिए इंदिरा जी सबसे बड़ी राष्ट्रवादी थी। तो हमारा बच्चा भी कल समीक्षा करे।
समीक्षा सबकी होगी, किसी की 5 साल पर, और बाकी छोड़ दीजिए 2012 में तो केजरीवाल दुनिया के, भारत के सबसे ईमानदार नेता थे। अभी 5-7 साल पहले केजरीवाल भारत के सबसे ईमानदार आदमी थे। तो समीक्षा हो रही है ना, समीक्षा सबकी होगी। ये समीक्षा सबकी होगी और होनी चाहिए। और एक बार फिर आपने इतनी सारी बातें और इतने सारे तथ्य और इतने उसके साथ रखे हैं कि मैं समझता हूं कि लोगों को एक उसमें चेतना जगेगी, लोग समझेंगे। और जो बात आपने कही है आखिर में कि समीक्षा सबकी होगी, जब अच्छे अच्छों की नहीं हो रही है तो हम और आप क्या हैं, हमारी भी होगी और आपकी भी होगी। लेकिन आपने जो आह्वान किया है पूरे देश के लोगों से, 8 अगस्त दिल्ली चलो और ये जो हमारे पास व्यवस्था है उसको उसकी उसकी होली चलाओ। तो मैं समझता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं आपकी बात को, बहुत लाखों में लोग सुनते हैं आपको, आज आपके कई फेसबुक पे भी ये जा रहा है। मैं सबसे अपील करूंगा कि ये सिर्फ कोई अश्वनी कुमार का निजी मामला नहीं है, न पुष्पेंद्र जी का है, न आरएसएन का है, न जीडी का है, न सुशील पंडित का है। ये तमाम सारे लोगों का एक ही मकसद है कि ये राष्ट्र बचे और सूरत बदले। अगर कपड़े बदलते रहेंगे आप तो सूरत नहीं बदलेगी। कपड़े बदलने से लोग आपको हो सकता है कुछ खिताब दे दें, लेकिन सूरत अगर नहीं बदली तो इतिहास में आपकी भी समीक्षा होगी और इतनी ऐसी ऐसी होगी कि जिसका आपने उम्मीद नहीं की होगी। अगर राष्ट्र में अपने आप को दर्ज कराना है तो वो काम करके जाइए कि आपका कोई भी सपोर्टर ना हो, तब भी लोग आपको पीछे खड़े होकर के आपकी वाहवाही करें, आपकी तारीफ करें। अश्वनी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते रहेंगे इसी बेबाकी से, इसी धड़ल्ले से, इसी हौसले से, इसी बुलंदी से। आपकी आवाज बनी रहे और आप देश को जगाते रहें। खासतौर से जो लीगल एरियाज है जहां बहुत कम लोगों की पकड़ होती है या होती है तो लोग इस तरीके से बोलते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं कोई नफा नुकसान ना उनको हो जाए, कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कुछ मिलने वाला हो ना। तो हम सब शायद इसी काम के लिए बने हैं कि नफे नुकसान में हम आते ही नहीं है, वो हमारे पेरिफेरी में ही नहीं है। इसलिए इस पे और चर्चा करेंगे और मुद्दों पे करेंगे। आज आपने आर्टिकल 30 को बहुत विस्तार से समझा दिया और इसकी इसकी रिलेवेंस कैसे हुई, कौन लोग लाए, क्या एजेंडा था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।